बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हमने हाइपरटेंशन पे क्लोज किया था। अभी हाइपरटेंशन से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ और डिसऑर्डर है जिसे पेरिकार्डिटिस किसे कहते हैं, मायोकार्डिटिस और एंडोकार्डिटिस। और अब आगे जाके पढ़ते हैं। बेसिकली ये पेरिकार्डिटिस, मायोकार्डिटिस और एंडोकार्डिटिस जो होती है, ये कार्डियक की जो वॉल्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनकी लेयर्स होती है। जो सबसे ऊपर वाली जो होती है वो क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम होती है। बीच वाली जो मस्कुलर लेयर होती है वो मायोकार्डियम, और सबसे इनर वाली लेयर जो होती है एंडोकार्डियम कहलाई जाती है। उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एंडोकार्डियाटिस वगैरह कहलाया जाता है। आगे हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। एंडोकार्डियाटिस किसे कहते हैं? कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो एंडोकार्डियम लेयर होती है, हार्ट की जो एंडोकार्डियम लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो उसको एंडोकार्डाइटिस कहलाया जाता है। अभी ये एंडोकार्डाइटिस होता है किस वजह से, अभी उसकी पैथोफिजियोलॉजी बताई जा रही है। कहते हैं द मोस्ट कॉमन कंस्टिट्यूटिव ऑर्गेनिज्म या स्टेफाइलोकोकस एवरस एंड स्ट्रेप्टोकोकस या विरिडेंस। कहते हैं कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म वगैरह हो जिसे फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस वगैरह हो या स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह हो, ऐसे कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह अगर हमारी बॉडी में आ जाए तो उसकी वजह से भी एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। और फिर कहते हैं अ पैथोजन एंटर इन द ब्लड फ्रॉम द इन्वेसिव प्रोसीजर, डेंटल वर्क या सेंट्रल लाइन ऑफ प्लेसमेंट या इम्प्लांटेबल डिवाइस एंड द पैथोजन स्टिक टू द प्लेटलेट्स एंड फिब्रिन थ्रोम्बोसिस। कहते हैं ऐसा कोई इन्वेसिव प्रोसीजर वगैरह हो या कोई डेंटल वर्क वगैरह हो और उसकी वजह से कोई पैथोजन वगैरह, कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म पैथोजन वगैरह को हमारी बॉडी में इंटर हो जाए और वो क्या हो जाता है, वो अगर हमारे प्लेटलेट्स और फिब्रिन के साथ स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, वो थ्रोम्बोसिस काज कर देता है। उसकी वजह से भी आपको एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। और द पैथोजन इज एबल टू ग्रो, उसके बाद कहता है इज इट ग्रो पार्ट ऑफ द पैथोजन प्लेटलेट्स एंड फिब्रिन कैन ब्रेक ऑफ दिस कैन काज और स्ट्रोक। वही बात, ऊपर वाली बात दोबारा की कही गई है कि भाई कोई पैथोजन वगैरह आ जाता है तो वो प्लेटलेट्स और फिब्रिन के साथ आ जाते है, स्टिक हो जाते हैं, उसको ब्रेक ऑफ कर देता है और जिसकी वजह से स्ट्रोक भी काज हो सकती है। ये कुछ पैथोफिजियोलॉजी होती है एंडोकार्डाइटिस की। अब इटियोलॉजी की बात करें, कहते हैं ये दो तरीक़ों से एंडोकार्डाइटिस जो होती है दो तरीक़ों से होती है। ये एक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एक होती है नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अगर कोई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की बात करते हैं, कोई बैक्टीरिया में जो अभी हम लोग पढ़ा हुआ बस स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस वगैरह या स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, बैक्टीरिया, फंगल या रेली वायरल वगैरह हो गए, अगर इन चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी में अंदर आ जाते हैं, उनकी वजह से अगर एंडोकार्डाइटिस हो जाती है, एंडोकार्डियम जो लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो उसको हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहलाते हैं। नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है? कहते हैं यूजुअली एसोसिएटेड विद द ऑटोनोमिक डिसऑर्डर, जो हमारे बॉडी के अंदर का ऑटोनोमिक डिसऑर्डर वगैरह, ऑटोनोमिक कोई भी ऐसे डिसऑर्डर वगैरह हो जाता है तो उसकी वजह से अगर एंडोकार्डियम लेयर पर इफेक्ट पड़ते हैं, एंडोकार्डियम लेयर की जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहलाया जाता है। किसी भी पैथोजन या वायरल की या बैक्टीरियल की वजह से हो गए तो वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, अगर उसके अलावा होता है तो वो नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहलाया जाता है। साइन सिम्टम की बात करें, अगर किसी को एंडोकार्डाइटिस हो जाता है तो पेटिचाई, वो जैसे रेड स्पॉट्स या पर्पल ब्लू स्पॉट्स नहीं होते हमारे स्किन पर जब डेवलप हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पेटिचाई कहलाई जाती है। और उसके एनोरेक्सिया, अगर किसी को एंडोकार्डाइटिस हो जाए तो उसको एनोरेक्सिया भी हो सकती है, मतलब भूख वगैरह नहीं लगेगा, उसको भूख लगना भी कम हो जाएगा। और टायर्ड एंड वीक, कमज़ोरी महसूस हो, थकावट और वीक उसको महसूस होगी। हाई फीवर भी हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। हाई फीवर क्यों? अगर बैक्टीरिया वगैरह हो तो उसकी वजह से फीवर वगैरह भी हो सकता है। और नाइट स्वेटिंग, न्यू कार्डिक हार्ट मर्मर, कहते हैं नाइट स्वेटिंग, रात को उसको पसीने वगैरह भी आ सकते हैं। और न्यू कार्डिक हार्ट मर्मर, हार्ट का जो रिदम होता है उसको चलन वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। ये कुछ साइन सिम्टम है एंडोकार्डाइटिस। अगर किसी को एंडोकार्डाइटिस हो गया हो, एंडोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो गई, तो ये सारे सिम्टम, साइन वगैरह जो होते हैं, साइन सिम्टम ये उसमें मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, अभी कहते हैं रोथ स्पॉट्स किसे कहते हैं? वाइट स्पॉट्स सराउंडिंग बाय द हेमोरेज बाय ऑन द रेटिना, जो हमारी आंख की रेटिना होती है उसके सराउंडिंग में अगर वाइट स्पॉट्स
डेवलप हो जाए तो उसको हम रोथ स्पॉट्स कहते हैं, और ये भी उसमें एंडोकार्डिटिस की वो एक है, रोथ स्पॉट्स भी हो सकता है उसको। और स्किन फाइंडिंग इन एंडोकार्डाइटिस, अगर एंडोकार्डाइटिस वगैरह हो जाए तो उसको स्किन में क्या मसले होंगे, पल्पेबल प्रोडक्ट चाहे उसको मतलब वही जो पर्पस ब्लू कलर जो स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं स्किन के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों पर डेवलप हो जाते हैं, तो वो भी उसको अपेयर हो जाएंगे उसके स्किन पर। और स्प्लिंटर हेमोरेज, नील बेड लीजन, स्प्लिंटर हेमोरेज देखते कहते हैं आप लोग को नाखून पे नज़र में भी आया होगा ये स्प्लिंटर हेमोरेज, जब हमारे नाखून के अंदर जैसे लाइनिंग आ जाती है, वर्टिकल लाइनिंग आ जाती है, बिल्कुल जिस तरह इसमें है ये दिखाया जा रहा है, इस तरह लाइनिंग वगैरह आ जाती है और हेमोरेज की वजह से हो तो उसको हम स्प्लिंटर हेमोरेज कहलाए जाते हैं। और उसके बाद जिनेवी लीजन किसे कहते हैं, पेनलेस मस्कुलर स्पॉट्स ऑन द पाल्म और सोल, अगर हमारे हाथों पे और पैरों पे पेनलेस जिसमें दर्द ना हो और मस्कुलर स्पॉट्स ऐसे डेवलप हो जाए हमारे हाथों और पैरों पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, जिनेवी लीजन कहलाए जाते हैं। और ये जो रोज स्पॉट्स है या पेटिचाई है या स्प्लिंटर हेमोरेज है या जिनेवी लीजन, ये सारे अगर उस बंदे को हो सकते हैं जिस बंदे को एंडोकार्डाइटिस वगैरह हो। ओसलर ओसलर नोड्स किसे कहते हैं, पेनफुल या पर्पल नोड्यूल्स ऑन द पेड्स ऑफ फिंगर एंड टोज, जब हमारे हाथ पैरों की उंगलियों के ऊपर या हमारे पाम पेड्स के ऊपर इन जगहों पर पेनफुल पेनफुल पर्पल नोड्यूल्स वगैरह बन जाए, और उसको हम क्या कहते हैं, ओसलर नोड्स कहते हैं। ये चारों जो भी है ये एक साइंस सिम्टम है किस चीज़ के, एंडोकार्डाइटिस के साइंस सिम्टम है। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, अगर किसी को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, तो उसको सबसे मॉनिटर करना है एम्बोलिक एपिसोडिक ऑफ द स्प्लीन, रीनल ब्रेन एंड पल्मोनरी स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। स्प्लीन एम्बोलिक में क्या करना है, रेडिएटिंग एब्डोमिनल पेन दैट गोज टू द लेफ्ट शोल्डर, इस स्प्लीन एम्बोलिक में क्या होगा, उसको पेन होगा, वो पेन रेडिएट होगा ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ जाएगा लेफ्ट साइड पे, क्योंकि स्प्लीन लेफ्ट साइड पे होता है। रीनल में क्या होगा, फ्लैंक पेन इन द ग्रोइंग विद द पॉसिबल पस एंड ब्लड इन द यूरिन, ये साइन सिम्टम उसको भी चेक करना है आपने, उनको देखना है कि भाई उसको ग्रोइंग एरिया जो है वहाँ पर पेन वगैरह तो नहीं होता, यूरिन के अंदर ब्लड या पस वगैरह तो नहीं आ रहा। ब्रेन को भी आप लोगों ने चेक करते हैं, कोई चेंजिंग न्यूरो स्टेटस चेंजिंग वगैरह तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन या स्पीच डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही उसको। ये सारे अगर किसी को एंडोकार्डाइटिस हो जाए तो इन चीज़ों को आपने मॉनिटर करना है और देखना है और ख्याल भी करना है। पल्मोनरी चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, डिस्पनिया, डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन और साइन सिम्टम, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरीके से उसको मॉनिटर भी करनी है और देखनी है अगर किसी को एंडोकार्डाइटिस वगैरह हो। अच्छा, इंटरवेंशन क्या है, वे कलेक्शन ब्लड अ कल्चर टू फाइंड आउट टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्फेक्शन द पेशेंट, भाई आपने ब्लड कल्चर जो टेस्ट होते हैं वो उसको हमने करना है, उसमें हमें फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कौन सी टाइप की ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडी में एंटर हुई है, और उसके खिलाफ फिर उसके जो एंटीबायोटिक सूटेबल एंटीबायोटिक है उससे हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटेड आईवी एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं, और पैथोजन को मारने के लिए या उसकी जो भी इफेक्टिवनेस उसको ख़त्म करने के लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक देंगे। और जैसे विंकोमाइसिन और रिसिपिन का जो एग्जांपल वगैरह दिया हुआ है इन लोगों ने, ये वहाँ पर हमारा एंडोकार्डाइटिस ख़त्म हो गया। अभी हम बात करें मायोकार्डियस, मायोकार्डियम जो होती है ये हार्ट की बीच वाली लेयर होती है, ये मस्कुलर लेयर, मायोकार्डियम जो है ये बेसिकली मस्कुलर लेयर होती है। कहते हैं मायोकार्डाइटिस एंड फोकल एंड डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्डिक मसल मायोकार्डियम में भी एक्यूट एंड क्रोनिक, अगर कार्डिक की जो मायोकार्डिस बीच वाली लेयर होती है जो मस्कुलर लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन वगैरह आ जाते हैं, वो इन्फ्लेमेशन एक्यूट भी हो सकते हैं, वो इन्फ्लेमेशन क्रोनिक भी हो सकता है, वो आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मायोकार्डाइटिस कहलाया जाता है। मायोकार्डियम लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए मायोकार्डाइटिस कहलाया जाता है। अभी मायोकार्डाइटिस होता है किस वजह से, उसकी बात कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो, ये जैसे मोस्ट कॉमन इन द यूनाइटेड स्टेट एंड सच एज द, ये इन लोगों ने कुछ वायरस के नाम बताए हुए, पॉसिबली पोलियो माइलाइटिस, इन्फ्लुएंजा, रुब्यूला, इस तरह कुछ वायरस है, ये अगर बॉडी में एंटर हो जाए तो इसकी वजह से भी आपको मायोकार्डाइटिस हो सकता है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह जैसे
डिप्थीरिया वगैरह, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, थायराइड फीवर, इन चीज़ों से या टेटनस वगैरह इनकी वजह ये भी अगर आपको हो जाए तो इसकी वजह से आपको मायोकार्डिटिस हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी व रेडिएशन थेरेपी टू द चेस्ट इन द थ्रेटिंग लंग्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। हाँ, ये देखो वो कहते हैं अगर किसी को रेडियोथेरेपी, किसी को अगर लंग्स कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो, उसके लिए हम जब रेडियोथेरेपी करते हैं उसकी वजह से भी आपको रेडियोथेरेपी बेसिकली रेज होते हैं, वो भी आपके हार्ट पर इफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से भी आपको मायोकार्डिटिस हो सकता है। क्रोनिक अल्कोहलिज्म या ज़्यादा अल्कोहलिज्म वगैरह इस्तेमाल करने की वजह से भी आपको ये वगैरह हो सकता है। बाकी आप लोग देख लेना साइन सिम्टम क्या है, चेस्ट पेन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट। जब भी आपको मायोकार्डिटिस होगा, मतलब आपकी जो हार्ट की जो बीच वाली लेयर मस्कुलर लेयर होती है मायोकार्डियम, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी जो साइन सिम्टम है, चेस्ट पेन होगा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, शॉर्टनेस हो ब्रीथिंग की मतलब सांस लेने में मसला होगा, स्वेलिंग एंड एडिमा, स्वेलिंग भी होगी, एडिमा होगी पैरों पर या किसी भी जगह पे, मुख्तलिफ जगहों पे, लीवर कंजक्शन होगा और एबनॉर्मल हार्ट बीट होगी। एबनॉर्मल हार्ट बीट को पल्पिटेशन कहते हैं। और किस इस तरह का एमसीक्यूज आ जाए कि एबनॉर्मल हार्ट बीट ही है तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्पिटेशन कहते हैं। और सडन डेथ इन यंग एडल्ट, यंग एडल्ट जो होते हैं उनमें अगर एंडोमायोकार्डिटिस हो जाए, सॉरी मायोकार्डिटिस हो जाए तो उसको डेथ की भी चांसेस होती है। फीवर यूजुअली एसोसिएटेड विद द इन्फेक्शन प्रोसेस, फीवर हो सकता है जब तक इन्फेक्शन हो तब तक उस वक्त तक फीवर हो सकता है उसको। ट्रीटमेंट क्या है, कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी टू हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है तो उसको हम कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हैं और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देती है। अगर फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज आता भी है, फार्मा में आता है या ऐसे भी आता है कि भाई इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सी ट्रीटमेंट करते हैं, कौन सी थेरेपी देते हैं, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हैं। कार्डिक मेडिकेशन सच एज द बीटा ब्लॉकर, ACE इनहिबिटर और ARB, ये लास्ट हमने पढ़ा भी था और अच्छी तरीके से इसको हमने पढ़ा था। ठीक है, ये इनहिबिटर कार्डिक मेडिकेशन में हम ये चीज़ें थे, बीटा ब्लॉकर, ACE इनहिबिटर या AREB, ये भी एक ये हम देते हैं ट्रीटमेंट में। बिहेवियर चेंजेस सच एज रेस्ट, फ्लूइड रिस्ट्रक्शन एंड लो साल्ट डाइट, उसको बताएंगे भाई आप रेस्ट वगैरह करें और खुराक में डाइट एहतियात से करें, लो डाइट का है। ड्यूरेटिक थेरेपी टू द ट्रीटमेंट फ्लूइड ओवरलोड। अच्छा, ड्यूरेटिक थेरेपी मतलब वो थेरेपी जो उसको देंगे अगर बॉडी में उसका फ्लूइड बढ़ जाता है तो वो ड्यूरेटिक थेरेपी देते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लूइड वाटर और जो उसके किडनी के थ्रू उसको वाटर लूज़ किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, तो ये ड्यूरेटिक थेरेपी उसको देते हैं। जिसको मायोकार्डिटिस वगैरह हो, एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह दी जाती है। मायोकार्डिटिस भी हो गया। अब हमारे पास सबसे लास्ट वन आ गया पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहलाई जाती है। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस इज द एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दैट अफेक्ट ऑफ द पेरिकार्डियम। जब हमारे पेरिकार्डाइटिस हो जाए, अगर हमारे पेरिकार्डियम जो लेयर है तो उसके अंदर एक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम पेरिकार्डाइटिस कहलाए जाते हैं। द फेब्रस सिक दैट इन्वेलप सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। ये पेरिकार्डाइटिस जो होती है बेसिकली एनवेलप की तरह होती है और ये सिक तेली नुमा होती है, एनवेलप की तरह होती है और ये हमारे हार्ट को क्या करती है, सपोर्ट करती है एंड प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, पेरिकार्डाइटिस की बात करें, ये दो लेयरों पर मुश्तमिल होती है, एक होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक दूसरी होती है सीरस पेरिकार्डियम। फिर सीरस पेरिकार्डियम की भी दो लेयर्स होते हैं, एक होती है पेराइटल पेरिकार्डियम, दूसरा होता है वेस्कुलर पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम की अगर हम बात करें तो सीरीज ऑफ फ्लूइड बिटवीन द पेराइटल एंड विस्रल लेयर। और हमारे जो पेरिकार्डियम है, पेराइटल पेरिकार्डियम या विस्कुलर पेरिकार्डियम, इन दोनों के दरमियान स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर सीरस फ्लूइड पाया जाता है या मायोकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। वो फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन से बचाता है, वो हमारे हार्ट को फ्रिक्शन से या कोलेप्स होने से बचाता है। सिंपल मिसाल, अगर पेरिकार्डियम की लेयर के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए, वो चाहे क्रोनिक हो चाहे एक्यूट हो, तो उसको हम पेरिकार्डाइटिस कहलाए जाते हैं। और पेरिकार्डाइटिस के 2 लेयर्स होते हैं, वो जो मैंने आपको बता दिया। काजेज़ की बात करें, इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शंस काजेज़, वही वायरल बैक्टीरियल फंगल हो जाए तो इन्फेक्शन है। नॉन इन्फेक्शन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ट्रॉमा या कैंसर, ये नॉन इन्फेक्टिव होते हैं, नॉन इन्फेक्टिव काजेज होते हैं। ठीक है, बस ये जहन नशी करने के बैक्टीरियल वायरल और फंगल ये आ जाए तो ये इन्फेक्शंस होते हैं, काजेज होते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर, वायरल इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड वायरस, इनकी वजह से भी हो सकता है।
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमाटस और हेमोटाइड आर्थराइटिस, ये कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। इनकी वजह से भी रिस्क फैक्टर होता है कि इसको पेरिकार्डाइटिस हो जाए। रिस्क हार्ट अटैक एंड पोस्ट एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है पेरिकार्डाइटिस। अगर इसमें पहले से हार्ट का मसला हो या उसको कोई तकलीफ हो हार्ट की, उसको चांसेस होते हैं कि भाई उसको पेरिकार्डाइटिस हो जाए। साइंस सिम्टम ऑफ द पेरिकार्डाइटिस की बात करते हैं। रिमेंबर, आपको फ्रिक्शन, ये सिनोनिम वगैरह दिया हुआ है कि भाई इनोनियम दिया कि भाई ये फ्रिक्शन आप लोग याद कर लो, तो इसके थ्रू में जितने भी इसके सिम्टम है, साइंस सिम्टम, आपको पेरिकार्डाइटिस की याद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एफ फॉर फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन रब एंड पेरिकार्डियल साउंड लाइक अ ग्रेंटिंग एंड क्रंचिंग साउंड। वे अगर किसी को पेरिकार्डाइटिस हो तो उसमें इस तरह ये ग्रंटिंग एंड क्रंचिंग साउंड भी उसमें हम सुन सकते हैं, रबिंग वगैरह से साउंड सुन सकते हैं। रेडिएटिंग सबस्टर्नल पेन टू लेफ्ट शोल्डर नेक एंड बैक, कहते हैं कि ये पेन जो होता है अगर पेरिकार्डाइटिस हो जाए तो उसका पेन रेडिएट भी हो सकता है बैक शोल्डर और नेक की तरफ। इंक्रीज पेन व्हेन द सुपाइन पोजीशन, अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा तो उसका पेन जो होगा वो इंक्रीज हो सकता है। लर्निंग फॉरवर्ड रिलीफ पेन, चेस्ट पेन दैट इज स्टबिंग विल फील लाइक अ हार्ट अटैक, उसको चेस्ट पेन ऐसा फील होगा कि उस ऐसा लगेगा कि भाई मुझे हार्ट अटैक वगैरह हो रहा है। ट्रबल ब्रीथिंग व्हेन द लाइंग डाउन, अगर वो पेशेंट सुपाइन पोजीशन हो या लेटा हो तो उसको सांस लेने में बड़ी तकलीफ होगी। इंस्पायरेशन और चेकिंग और कफिंग मेक्स पेन वर्स, जब आप कफिंग वगैरह करते हो और या सांस लेते हो तो उसके दौरान आपको पेन भी महसूस होता है चेस्ट पर। और फिर सिक एंड वीक, और इंसान अपना वीक फील करता है और सिक फील करता है। और नोटेबल एस टी सेगमेंट एवेलुएट, एस टी सेगमेंट जो होता है वो एवेलुएट बढ़ेगा। जब भी एस टी सेगमेंट बढ़ेगा तो उसको हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फाक्शन वगैरह हमें आइडेंटिफाई एक पता लग जाता है अगर इसका एस टी सेगमेंट बढ़ा हुआ हो। ये कोई साइंस सिम्टम है, इसको देख लेना। ये इंटरवेंशन की अगर बात करें, इनकरेज कंप्लीट बेड रेस्ट, बेड रेस्ट assist pain and relief in the respiration of the body position and the distinguishing in pericardial pain from the myocardial ischemia pain। ये कुछ इंटरवेंशन है, ये आप लोग देख लेना, इतना मुश्किल नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन की बात करें, पेरिकार्डियल इफ्यूजन किसे कहते हैं, कार्डिक टेम्पोनेट किसे कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेरिकार्डाइटिस किसे कहते हैं। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल से, जो पेरिकार्डियल जो पेरिकार्डियम, वो एक, मैंने आपको लास्ट बताया था कि वो तेलीनुमा शक्ल होती है जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करती है। उसके लेयर, उस तेली के अंदर, उस सिक के अंदर अगर ज़्यादा फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाए, ज़्यादा फ्लूइड डेवलप हो जाए उस तेली के अंदर, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिकार्डियल सिक, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहलाया जाता है। अच्छा, कार्डिक टेम्पोनेट किसे कहते हैं, विद द कंप्रेशन ऑफ द हार्ट ड्यू टू द एक्सेसिव फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल सिक, उस सिक के अंदर जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है उसकी वजह से जब हमारा हार्ट कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक टेम्पोनेट कहलाए जाते हैं। उस तेली के अंदर फ्लूइड ज़्यादा भर गया तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्डिक इफ्यूजन। उस फ्लूइड ज़्यादा बनने की वजह से जब कार्डिक को कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस हो जाता है उसकी वजह से तो हार्ट, तो उसको हम कहते हैं कार्डिक टेम्पोनेट कहते हैं। और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस किसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन लीड टू अ थिकनिंग एंड फिब्रोटिक पेरिकार्डियम। वे कहते हैं जब लंबे टाइम तक इन्फ्लेमेशन हो, पेरिकार्डियम जो लेयर है उसका लंबे टाइम तक अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो वो लीड करती है, उसको हार्ट को थिक कर देती है, इन फिब्रोटिक पेरिकार्डियम, फेब्रिक कर मतलब मोटा कर देती है पेरिकार्डियम को। जब लंबे टाइम इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारा हार्ट थिक हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी पेरिकार्डियम जो लेयर वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस कहलाया जाता है। अच्छा, पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन ये बताए जा रहे हैं, ये देख लेना, ये चीज़ के जो हार्ट के जो वॉल्स वगैरह होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और ये अच्छा, मायोकार्डियल इन्फाक्शन किसे कहते हैं, अभी हम ये पढ़ते हैं कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन किसे कहते हैं। कहते हैं द हार्ट मायोकार्डियल टिश्यू लेयर डाई फ्रॉम द डिक्रीज ब्लड फ्लो, जो हार्ट की तरफ फ्लो ऑफ ब्लड आ रहा है, जो मायोकार्डियल जो लेयर होती है उसकी तरफ जो फ्लो ऑफ ब्लड आ रहा है, वो फ्लो ऑफ ब्लड जब डिक्रीज हो जाता है, मायोकार्डियल के जो टिश्यू होते हैं उस तक
ब्लड फ्लू नहीं जा रहा होता, उसकी वजह से मायोकार्डियल जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, डाई होना स्टार्ट हो जाती है डिक्रीज फ्लू ब्लड की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है, होता है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, ये फ्लो ब्लड क्यों डिक्रीज हो जाता है मायोकार्डियल लेयर की तरफ, तो ये आगे बताया जा रहा है, काजिस बताया, कह रहे हैं कि ब्लॉक इन द कोरोनरी आर्टरी फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, क्योंकि अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाए, उसकी वजह से अगर कोरोनरी आर्टरी जो होती है ब्लॉक हो जाती है, जो हार्ट तक ब्लड लेके जाती है वो ब्लॉक हो जाती है, तो क्या होगा, हमारे हार्ट के जो मायोकार्डियल लेयर होती है उस तक, मायोकार्डियल टिश्यू उस तक फ्लो ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा उसकी वजह से, ठीक है। फिर कहते हैं कोरोनरी स्पाज्म फ्रॉम द illicit ड्रग्स लाइक ड्रग्स लाइक ड्रग्स लाइक कोकेन हो गए या अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, कहते हैं ऐसे ड्रग्स वगैरह हो गए जो कोकेन वगैरह नशे वाले ड्रग्स वगैरह हो गए, और ऐसे अगर अनकंट्रोलेबल हाइपरटेंशन हो गया, इसकी वजह से आपको कोरोनरी स्पाज्म वगैरह हो सकता है। और इसको जब कोरोनरी स्पाज्म हो जाए तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, आपका जो मायोकार्डियल है उस तक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं जाएगा, और आपको मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाएगा, मतलब हार्ट का डैमेज हो जाएगा। द डैमेज टू द कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन, अगर कोरोनरी आर्टरी की डिसेक्शन वगैरह हो जाती है, उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डैमेज हो जाती है, फिर वो फ्लो ब्लड हमारे मायोकार्डियल लेयर तक नहीं पहुंच जाती, तो उसकी वजह से जब हमारे हार्ट का जो मायोकार्डियल स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाए या डाई हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं। व्हाट हैपन टू द हार्ट अटैक मस्कुलर आफ्टर एम आई, कहते हैं अगर एम आई वगैरह हो जाए तो उसके बाद फिर क्या होता है, हार्ट क्लियर को बताया जा रहा है कि when the coronary artery become 100% blocked the muscle cell die, अगर कोरोनरी आर्टरी 100% ब्लॉक हो जाती है तो हमारे जो मसल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, सेल डेथ इरिवर्सिबल, वो सेल डेथ इरिवर्सिबल दोबारा वो आफ्टर द अबाउट 30 मिनट्स, अगर फॉर एग्जांपल 100% वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी मस्कुलर सेल मरना शुरू हो जाते हैं, सेल डेथ इज़ इरिवर्सिबल आफ्टर द 30 मिनट्स, अगर 30 मिनट उस पर हो गए तो उसके बाद उससे दोबारा रिवर्स नहीं हो सकते, इरिवर्सिबल हो जाते हैं। अच्छा, ये एम आई की बात हो रही है यहाँ पर कि अगर किसी को एम आई हो जाए उसके बाद क्या होता है। अच्छा, अर्ली साइन ऑफ एम आई, नो फिजिकल चेंजेस टू द हार्ट मसल जेट, कहते हैं अगर किसी को पहली दफ़ा एम आई हो जाए तो उसको फिजिकल चेंजेस जो होती है वो नहीं होती, कब तक नहीं होती, 6 से 8 घंटे तक उसको फिजिकल चेंजेस नहीं होती है, बट व्हेन दे आर मायोसाइट्स डाई कार्डिक एंजाइम आर रिलीज, कहते हैं अगर किसी इंसान को एम आई हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो उसको 5 6 से 8 घंटे तक कोई फिजिकल चेंजेस नहीं होती, मगर उसके बाद लेकिन चेंजेस तो नहीं होती, लेकिन जैसे मायोकार्डियस के जो सेल्स होते हैं वो डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो कार्डिक के जो एंजाइम होते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से, हमारा हमें पता है कि हमारे हार्ट के अंदर कौन से एंजाइम है, CKMB एंजाइम हमारे हार्ट के मसल्स के अंदर मौजूद होता है। जैसे MI हो जाती है तो 4 से 6 घंटे के बाद फ़ौरन क्या हो जाता है, ये एंजाइम रिलीज़ हो जाते हैं। ट्रोपोनिन 2 से 4 घंटे के दरमियान जो किसी को एम हो जाती है 2 से 4 घंटे के बाद वो रिलीज़ हो जाती है। मायोग्लोबिन 1 आवर आफ्टर द इंजरी शो द इंजरी बट नॉट टू स्पेसिफिक एंड आर द गोन फॉरएवर एंड कैन नेवर बी रिप्लेस, कहते हैं मायोग्लोबिन भी 1 आवर के बाद मायोग्लोबिन भी रिलीज़ हो जाता है जब इंजरी वगैरह हो जाती है हार्ट की, मगर ये इंजरी को शो करता है मगर कोई स्पेसिफिक वगैरह इसका पता नहीं लगता। और ईसीजी में चेंजेस आएगी, एसटी सेगमेंट एलिवेट, मैंने आपको पहले ही बताया था अगर एसटी सेगमेंट एलिवेट की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन वगैरह मायोकार्डियल डैमेज वगैरह शो करता है, अगर एसटी सेगमेंट नीचे की तरफ मूव हो रहा है तो हमें ये इस्कीमिया शो करता है। इसमें बताया कि ईसीजी चेंज एसटी सेगमेंट एलिवेट हुआ होगा, डिप्रेशन इन बट टी वेव इन्वर्जन होगा, ठीक है। ये कुछ बताया गया कि एम आई हो जाए तो उसके बाद फिर ये हमें भी पता है कि एम आई हो जाए या मायोकार्डियल के डैमेज वगैरह हो जाए तो उसके नतीजे में ये कंडीशन हो जाती है इंसान को, और ये एंजाइम रिलीज़ हो जाते हैं जो मैंने आपको बता दिया, और इसी चीज़ के अंदर ये चेंजिंग आ जाती है। अच्छा, फिर इसमें बताया गया साइन सिम्टम ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, चेस्ट पेन वगैरह होगा, रेडिएटिंग पेन बैक तक जाएगा, और ये स्वेटिंग, रात को स्वेटिंग वगैरह होगी, चेस्ट पेन वगैरह होगा, हार्ट जो हार्ड टू ब्रीथ
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, वो सांस लेने में तकलीफ होगी अगर किसी को एमआई वगैरह हो जाए, और इंक्रीज हार्ट रेट होगा, ब्लड प्रेशर एंड इरेगुलर हार्ट रेट होगा, मरमर हार्ट रेट होगा, और नोज़, ये सारी चीज़ें होगी। अच्छा, एक बात इसमें बताएं कि वुमेन में नॉट हैवनेस ऑन चेस्ट फील्स एसओबी। जो वुमेन होती है अगर उसको एमआई हो जाती है तो उसको क्या होगा, है उसको मसला नहीं होगा, हैवनेस ऑफ चेस्ट वगैरह नहीं होगा, मगर उसको एसओबी होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, पेन लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड फीलिंग एक्सट्रीमली फिटिक, ये वुमेन को होगा। ठीक है, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कार्डिक मार्कर जैसे ट्रोपोनिन करते हैं, और मायोग्लोबिन वो ट्रोपिन, मायोग्लोबिन और सी के, ये वही एंजाइम है, उस एंजाइम के लिए हम टेस्ट वगैरह करते हैं। हमने लास्ट में पढ़ा कि भाई ये एंजाइम होते हैं। इसमें आप देखें कि मायोग्लोबिन इन एर्ली कार्डिक मार्कर रिलीज आफ्टर द हार्ट इंजरी 1 आवर आफ्टर इंजरी। एमसीक्यूज आ जाए कि भाई जिस हार्ट इंजरी हो जाती है 1 घंटे के बाद वो कौन सा एंजाइम है जो रिलीज़ होता है, तो मायोग्लोबिन जो होता है वो 1 घंटे बाद हार्ट की इंजरी के बाद रिलीज़ हो जाता है। तो ये एंजाइम के टेस्ट हमने करने होते हैं इसकी। और हार्ट कैथराइजेशन हमने लास्ट पढ़ा था, हार्ट कैथराइजेशन कैसे करते हैं, कैथेटर वेसल के थ्रू इंसर्ट किए जाते हैं, और जो हार्ट की जो वॉल्व्स होते हैं इनको देखा जाता है, एंडोकार्डियम इकोकार्डियोग्राम कराते हैं, ईसीजी वगैरह, और स्ट्रेस टेस्ट वगैरह जो हमने बताया था, ये सारी चीज़ें कराते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एमआई, मॉनिटरिंग असिस्टेंट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और ऑब्टेन अ 12 लीड ईकेजी हैव अ कंटिन्यू और बेड साइड कार्डिक मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें करनी है, आप लोग गौर से देखना। नर्सिंग इंटरवेंशन इतना मुश्किल नहीं है। मेडिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट देते हैं, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट। अच्छा, एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट देती है कि मज़ीद क्लॉट वगैरह ना बने उसके अंदर, हार्ट के वॉल जो होते हैं उसके अंदर मज़ीद क्लॉट वगैरह ना बने, उसके लिए एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट दिए जाते हैं। एंटी प्लेटलेट्स देते हैं, को डिक्रीज द प्लेटलेट्स एग्रीगेशन एंड थ्रोम्बोटिक फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, एंटी प्लेटलेट्स देखते हैं कि प्लेटलेट्स एक थ्रम्बस वगैरह ना बनाए, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन ना करे, प्लेटलेट्स जाके वसल्स के वालों जो आर्टरीज के वालों पे जमे ना, तो इसलिए एंटी थ्रोम्बोटिक्स एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स देते हैं। और मॉर्फिन फॉर चेस्ट पेन अगर किसी को होता है तो उसको रिलीफ करने के लिए मॉर्फिन टेबलेट दी जाती है। मॉर्फिन जो ड्रग्स होती है ये दी जाती है। नाइट्रेट, वो जो हमने इंजेक्ट के बारे में पढ़ा था कि वो ज़बान के नीचे दी जाती है, जैसे नाइट्रोग्लाइसरीन काज, वेज़ोडाइलेशन काज, फ्लो ऑफ ब्लड। कहते हैं जैसे हम इंजेक्ट वगैरह ये नाइट्रेट्स वगैरह देते हैं ज़बान के नीचे, तो क्या करती है हमारे जो ब्लड के वेसल्स होते हैं उसको डायलेट करती है, वेज़ोडाइलेशन कराती है, फिर फ्लो ऑफ ब्लड हार्ट की तरफ ज़्यादा जाता है और पेन वगैरह कम हो जाता है। ACE inhibitor work allow more blood get to heart muscles and work block the कन्वर्जन ऑफ द एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2। कहते हैं ये हमने पढ़ा भी था इसको, कहते हैं एसी जो इनहिबिटर होते हैं ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने नहीं देते। जब वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता तो ब्लड वेसल क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं, फ्लो ऑफ ब्लड इजीली हार्ट की तरफ जा रहा होता है, और फिर कोई पेन वगैरह या कोई मसला वगैरह नहीं होता। बीटा ब्लोकर देते हैं, हमने पढ़ा बीटा ब्लोकर लीड टू हार्ट एंड शो द हार्ट रेट एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। बीटा ब्लोकर जो होते हैं हमारे हार्ट रेट को भी कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। ARBS जो होते हैं ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लोकर यूज अ प्लेस ऑफ द एस। अच्छा, ये जो ARBS जो होते हैं ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लोकर्स होते हैं। ठीक है, ये किसकी जगह देते हैं, अगर किसी इंसान को ACE इनहिबिटर सूटेबल नहीं हो रहा, वो उस पर काम नहीं कर रहा, तो फिर उसको ARBS ये दी जाती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन वगैरह ये देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स वगैरह देते हैं उस पेशेंट को। अच्छा, अभी हार्ट फेलियर की बात आती है, ये तीनों हमने पढ़ा, मायोकार्डिटिस, एंडोकार्डिटिस और पेरिकार्डिटिस तीनों हमने पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे हार्ट फेलियर किसे कहते हैं। कहते हैं द हार्ट इज़ टू वीक टू पम्प एफिशिएंटली सो कांट प्रोवाइड प्रॉपर कार्डिक आउटपुट टू मेंटेन द बॉडी मेटाबॉलिक नीड्स। कहते हैं जब हमारा हार्ट जो होता है, हमारा दिल, वो जब वीक हो जाते हैं, वो ब्लड को प्रॉपरली पम्प नहीं कर सकता। जब हमारा हार्ट वीक हो जाता है और प्रॉपरली ब्लड को पम्प नहीं करता तो प्रॉपरली कार्डिक आउटपुट भी नहीं निकलता, तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं। क्योंकि प्रॉपर कार्डिक आउटपुट निकलेगा वो क्या हमारे मेटाबॉलिक नीड्स को पूरी करता है। जब हमारा हार्ट कमज़ोर हो जाता है और प्रॉपर ब्लड आउटपुट नहीं आ रहा तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। जब प्रॉपर ब्लड बाहर नहीं आता, कार्डिक आउटपुट बाहर नहीं आता
और हमारी मेटाबॉलिक नीड्स पूरी नहीं होती, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स और टिश्यू विल बी सफ़र फ्रॉम द डिक्रीज ब्लड फ्लो। हमारे ऑर्गन और टिश्यू तक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं पहुंचता प्रॉपरली, प्रेशर इन द हार्ट इंक्रीज, और हार्ट प्रॉपरली पम्प नहीं करा तो उसको प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं। वर्कलोड जो वेंट्रिकल्स होते हैं उस पर वर्कलोड बढ़ जाता है, क्योंकि प्रॉपरली वो फ्लो ब्लड बाहर नहीं जा रहा, तो वेंट्रिकल ज़ोर ज़ोर से कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस पर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है। द बॉडी कैन बिकम अ कंजेस्टेड विथ फ्लूइड और इंटायर इनटू द कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, तो जिसके नतीजे में पेशेंट जो है कंजेस्टेड हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है। देट कैन काज अ लाइफ थ्रेटनिंग एंड कॉम्प्लिकेशन, और उसकी वजह से इंसान को मतलब ज़िंदा रहने के जो चांसेस होते कम हो जाते हैं और ख़तरे बढ़ जाते हैं इंसान के। ठीक है, अगर मैं आपको ओवरऑल हार्ट फेलियर की बात बताऊं, जब हमारे हार्ट कमज़ोर हो जाता है और फ्लो ऑफ ब्लड कार्डिक आउटपुट प्रॉपरली नहीं निकलता, और जिसके नतीजे में क्या हो जाता है, हमारे वेंट्रिकल्स पर लोड बढ़ जाता है, कंट्रक्शन, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अब हार्ट से ब्लड को बाहर निकालूं, बॉडी तक ब्लड पहुंचे, प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंचता, तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। अच्छा, काजिंग ऑफ हार्ट फेलियर किसकी वजह से होते हैं, फ्लूटी हार्ट वॉल्स, हार्ट के वॉल जो थे वो ख़राब होने की वजह से, एरिथमियाज, आर्टियल फिब्रिलेशन ऑफ द ट्रैकिकार्डिया, उसकी वजह से भी होता है, और इन्फेक्शन हो जाए, कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है, और कॉन्जेनिटल कोई इशू वगैरह जो लीनेज मतलब कॉन्जेनिटल या फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा मसला हो, तो उसकी वजह से भी आपको हार्ट फेलियर हो सकता है। अनकंट्रोलेबल हाइपरटेंशन, इन चीज़ों की वजह से भी आपको हार्ट फेलियर हो सकती है। ये कुछ काजेज़ हैं। अच्छा, टाइप ऑफ हार्ट फेलियर की बात करते हैं। एक होता है लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर। लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर किसे कहते हैं, द लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट कैन नॉट पम्प ब्लड आउट ऑफ द हार्ट इफिशिएंटली, सो ब्लड स्टार्ट टू बैक इन द लंग्स। कहते हैं जब हमारा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पम्प नहीं कर रहा और प्रॉपरली ब्लड को बाहर नहीं निकाला लेफ्ट साइड से, और उसके प्रॉपरली नहीं निकाला, और उसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कहते हैं। जब वो प्रॉपरली ब्लड बाहर नहीं निकाल रहा होता, तो जो लंग्स से ब्लड लेफ्ट साइड पे आता है, तो वो लंग्स की तरफ वापस जाना शुरू हो जाता है, लंग्स में उसका भरना शुरू हो जाता है। अगर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो हमारे वो प्रॉपरली पम्प नहीं कर रहा, प्रॉपरली ब्लड को बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कहलाया जाता है। और द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर, ज़्यादातर जो हार्ट फेलियर होते हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर होते हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर इज लाइक टू लीड टू राइट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर, और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर भी हो जाता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल बिकम टू वीक एंड डजंट स्क्वीज ब्लड आउट प्रॉपरली, द हार्ट फेलियर कैन बी इधर सिस्टोल एंड डायस्टोल। ऊपर वाली बात दोबारा की गई है कि अगर वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए और प्रॉपरली ब्लड को बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कहलाए जाते हैं। और ये सिस्टोल एंड डायस्टोल दोनों भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अभी सिस्टोलिक किसे कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिसफंक्शन किसे कहते हैं। अच्छा, ये रिमेंबर सिस्टोलिक इज अ कंट्रक्शन और स्क्वीजिंग फेस ऑफ द पार्ट। हमारा हार्ट का वो हिस्सा जो कंट्रक्शन, मतलब जब हमारे हार्ट में कंट्रक्शन होती है तो उस कंट्रक्शन को हम सिस्टोलिक भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कहते हैं इन सिस्टोलिक डिसफंक्शन देयर इज इशू विद द लेफ्ट वेंट्रिकल्स बीइंग टू एबल टू इजेक्ट ब्लड प्रॉपरली आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड ऑर्गन्स कांट गेट ऑल द थिक एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहते हैं जब हमारे हार्ट लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, तो प्रॉपरली ब्लड को इजेक्ट नहीं कर पा रहे होते, प्रॉपरली तरीके से हमारा ब्लड इजेक्ट नहीं हो पा रहा होता, और जो हम लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो प्रॉपरली इजेक्ट नहीं हो रहा था, बाहर की तरफ नहीं जा रहा होता, तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिसफंक्शन कहलाया जाता है। और क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द इजेक्शन इन्फेक्शन। इजेक्शन इन्फेक्शन कैसे कहते हैं, कहते हैं इजेक्शन इन्फेक्शन इज़ द calculation used to determine the severity of the heart failure on the left side. Normal ejection fraction 50% and greater meaning that more than half of the blood that is filled inside of the ventricles and being pumped to EF is can be measured with an echocardiogram, heart heart care nuclear stress test, and the EF is a 40% or less the diagnosis for the heart failure। कहते हैं ये इजेक्शन फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कहते हैं हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉपर पूरा जो ब्लड आता है
फॉर एग्जांपल अगर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में 100 ml ब्लड आए तो उस 100 ml ब्लड का 50% ब्लड नॉर्मली इजेक्ट होना लाजमी है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा 100 ml ब्लड आता है उसमें 50% ऑफ ब्लड जो होता है मतलब 50 ml ब्लड वो इजेक्ट हो रहा है, एक ही हार्ट जब धड़कता है उसको इजेक्ट होता है तो नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन है। अगर 100% ऑफ ब्लड आ रहा है उसमें अगर 40% से कम ब्लड बाहर निकलता है, निकल 60% वेंट्रिकल्स में रह जाता है तो ये हमें हार्ट फेलियर बता दे कि इसको पेशेंट को हार्ट फेलियर वगैरह हुआ। तो इजेक्शन फ्रैक्शन उसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का निकलना, 100% ब्लड से 50% ऑफ ब्लड निकलना लाजमी है तो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। अच्छा, डिस्टोलिक लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्टोलिक डिस्फंक्शन किसे कहते हैं? रिमेंबर द डिस्टोल इज द फीलिंग इन द रेस्टिंग फेस ऑफ द हार्ट। वो हमारा कंट्रक्शन फेस था और ये हमारा रेस्टिंग फेस। जब हमारा हार्ट रेस्टिंग फेस में आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोल। डायस्टोल डिस्फंक्शन क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल इज टू स्टफ एंड अलाउ नॉर्मल फीलिंग ऑफ ब्लड। इसमें क्या कहते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्टोलिक डिस्फंक्शन में क्या हो जाता है? हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो स्टिफ हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है, उसमें फ्लो ऑफ ब्लड भी प्रॉपरली फिर नहीं जा रहा, स्टफ हो जाता है। जब वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल स्टफ हो जाता है और प्रॉपरली जो फीलिंग वगैरह होती है ब्लड की फीलिंग वो प्रॉपरली नहीं हो रही होती तो इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्टोलिक डिस्फंक्शन कहते हैं। अगर आप लोगों ने इसमें सिस्टोलिक डिस्टोलिक में ये जहन में रखना है कि जब हमारा हार्ट कंट्रक्शन वाले फेस में होता है, जब हमारा हार्ट मतलब कंट्रक्शन करता है तो उस फेस को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक कहते हैं। और जब हमारा हार्ट रिलैक्सेटिंग फेस में, रिलैक्सिंग फेस में होता है या रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो उस फेस को हम क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर विल बी प्रेजेंट इन द पल्मोनरी साइन एंड सिम्टम। अगर किसी को लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर होता है या किसी तो उसको पल्मोनरी साइन सिम्टम भी मौजूद होंगे। अच्छा, राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर की बात करें भी, राइट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर हार्ट कैन नॉट पंप the used blood to receive from the body and patient it can't get to blood back to the lungs to get a replacement with oxygen. This causes blood to back and peripheral and legs hand and feet abdomen। कहते हैं जब हमारे सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जो हमारे लेफ्ट राइट साइड ऑफ द हार्ट पे जो ब्लड आता है वो जो राइट साइड पे आता है तो फिर राइट साइड से वो हमारी लंग्स की तरफ जाता है। जब हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं करता, हार्ट प्रॉपरली ब्लड को राइट साइड पंप नहीं होता तो उसकी वजह से फ्लो ब्लड जो होते हैं वो लंग्स में नहीं जाता, वो लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में नहीं जाता तो लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लूइड जो होता है वो बढ़ जाता है। तो उसके नतीजे में फिर बाकी जो फ्लूइड आता है वो बाकी वापस की तरफ मूव होता है, हमारा जो वापस बैकवर्ड पेरिफेरल की तरफ वो ब्लड जाता है, लेग्स हैंड एंड फीट एब्डोमेन की तरफ वापस ब्लड चला जाता है। जब राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर होगा तो फ्लो ब्लड वापस तरफ जाएगा, इसको हम कहते हैं राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर कहते हैं। इसमें बता रहा है कि राइट साइड हार्ट फेलियर काज अ कंजेशन ऑफ द ब्लड इन द हार्ट। राइट साइड जब फेलियर हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे लेफ्ट राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा वो फ्लूइड बढ़ जाता है, ब्लड वगैरह बढ़ जाता है तो उसकी वजह से इंक्रीज द प्रेशर इन द इंफीरियर वेना केवा जो होती है उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी राइट साइड पर ब्लड मौजूद होता है बहुत ज़्यादा, प्रॉपर्ली कंट्रक्शन की वजह से ब्लड लंग्स में नहीं जाता तो फिर वो क्या होता है वो जो ब्लड वापस है वो बैकवर्ड चला जाता है, पर इंफीरियर वेना केवा के अंदर प्रेशर बढ़ जाते हैं, वो ब्लड वापस उसकी तरफ चला जाता है और फिर हमारे जो पेरिफेरीज वगैरह होते हैं उनमें चला जाता है, वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है जैसे लेग्स हैंड एंड फीट एब्डोमेन वगैरह हो गए। राइट साइड हार्ट फेलियर यूजुअली काज फ्रॉम द लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। और राइट साइड जो हार्ट फेलियर जो होते हैं वो अक्सर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की वजह से हो जाती है क्योंकि बिकॉज इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बेकिंग अप फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड द राइट। वही बता रहे कि राइट साइड जब लेफ्ट साइड की राइट साइड पे अगर आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रॉपर लंग्स की तरफ नहीं जाता तो वो लंग्स से वापस ब्लड राइट साइड की लेफ्ट साइड की तरफ भी तो नहीं जाएगा। जब लेफ्ट साइड को भी ब्लड कम मिल रहा हो, वो कंट्रक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा हो तो उसी राइट साइड की वजह से लेफ्ट साइड भी आपका डैमेज हो सक जाता है क्योंकि राइट साइड पे आपका जो प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा और लेफ्ट साइड पे आप
उस पर कंट्रक्शन का प्रेशर जो होता है वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि राइट लेफ्ट साइड को तो पंप करना है ना ब्लड को, और वो क्योंकि पूरी बॉडी को ब्लड देती है। जब प्रॉपरली लेफ्ट साइड को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो राइट साइड की वजह से लेफ्ट साइड भी डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अदर केसेस पल्मोनरी हार्ट डिजीज़ एंड उसका अगर हार्ट मसला हो जाए तो उसको पल्मोनरी डिजीज़ भी हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी हाइपरटेंशन COPD वगैरह हो जाता है। राइट साइड हार्ट फेलियर प्रेजेंट विद द पेरिफेरल साइन एंड सिम्टम। राइट साइड अगर आपको फेलियर हो जाए तो उसकी वजह से जो पेरिफेरल साइन सिम्टम आपको मौजूद होंगे, जैसे हमने बता दिया कि पेरिफेरीज के अंदर ब्लड वगैरह भर जाता है उसकी वजह से। ये कुछ बताया लेफ्ट हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर के बारे में बता रहे हैं, किस तरह किस प्रोसेस से हो रहा है, इसको ज़रा देख लेना। इतना हार्ट अच्छा साइन सिम्टम बताए जा रहे हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड और हार्ट फेलियर के डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगा, क्योंकि प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल रहा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगा। अच्छा रील्स एंड क्रिकल साउंड वगैरह आपको सुनाई दे सकते हैं। ऑर्थोपनिया कैन नॉट टॉलरेट लाइंग डाउन। अच्छा ऑर्थोपनिया मतलब आप जब लेटे हो तो आपको सांस लेने में मसला होगा, डिफ़िकल्टी होगी, तो आपको सेटअप ब्रीथ मतलब आपको अगर आपको सोना भी तो उसको बिठा के सुलाना है, मतलब टेक लगा के इस तरह सुलाना होगा, क्योंकि वो लेटे हुए वो सांस नहीं ले रहा, सही पे नहीं ले पाता। तो क्या कैन नॉट टॉलरेट लाइंग डाउन, जब लाइंग डाउन हो तो वो टॉलरेट नहीं कर रहा अपनी ब्रीथिंग के साथ, तो उसको हम ऑर्थोपनिया कहते हैं, वीकनेस होगा। और ये सारी चीज़ें कुछ इतना ख़ास नहीं है, ये आप देख लेना, साइंस सिम्टम ईजी है। अच्छा लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर अगर हो जाए तो अगर लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर हो जाए तो ये आपको बताया जा रहा है कि ये कुछ आपको ये सिम्टम वगैरह मौजूद होंगे, जैसे रेस्टलेसनेस हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, और तो अपने हमने पढ़ लिया ट्रैकिकार्डिया हार्ट रेट का इंक्रीज़ हो जाना, एक्सटर्नल डिसिप्निया होगा, और फिटिक थकावट होगी, साइनोसिस की तरफ भी जाएगा। और ये कुछ बता रहे कि पल्मोनरी कंजक्शन वगैरह कफ होगा, पल्मोनरी कंजक्शन में कफ होगा, क्रैकल साउंड सुनाई देंगी, स्वीजिंग होगा, ब्लड टाइट सिम्टम होगा, सिम्टम होगा, मतलब वो खांसी वगैरह ब्लड वगैरह भी हो सकता है, और टेकिपनिया वगैरह भी हो सकता है आपको लेफ़्ट साइड। ये कुछ लेफ़्ट साइड जो हार्ट फेलियर उसके कुछ साइन सिम्टम है। राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर क्या होता है? राइट साइड और स्वेलिंग एंड लेग्स, स्वेलिंग लेग्स, हैंड, लीवर एब्डोमेन, यहाँ पर स्वेलिंग वगैरह होगी अगर राइट साइड होगा, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह होगी तो वहाँ पर फ्लो ब्लड वापस चला जाता है, तो वहाँ पर स्वेलिंग होगी। वेट गेन, एडिमा होगा, और आपका लार्ज नेक वेनस होगा, जग वेनस एंडस्टेशन, और वीक एंड वेरी टायर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें में होंगे। ये राइट साइड के है। और राइट साइड ऑफ फेलियर की फिटीक, पेरिफेरल वेनस प्रेशर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि फ्लो ब्लड वापस बैकवर्ड की तरफ जा रही है, तस्वीरों में आप लोग देख भी सकते हैं, क्योंकि वो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए, क्योंकि राइट साइड पे वो प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा ब्लड, वो ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकता, तो वो ब्लड जो होता है राइट साइड पे आ रहा होता है वो वापस चला जाता है। एसाइटिस होगा, मतलब आगे पेट में पानी वगैरह भर जाएगा, एसाइटिस, और एनलार्ज लीवर एंड स्प्लीन ये वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा टेस्ट वगैरह जो होते हैं BNP वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक कर दें। बी टैप न्यूट्रियोटिक पेप्टाइड ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं BNP, ये जहन में देखना है कि हार्ट फेलियर द टेस्ट यूज टू द डायग्नोस हार्ट फेलियर को डायग्नोस करने के BNP करते हैं, जिसको बी टैप नेट्रियोटिक पेप्टाइड ब्लड टेस्ट है। इसमें बायोमेकर रिलीज बाय द वेंट्रिकल्स व्हेन द एक्सेसिव प्रेशर इन द हार्ट ड्यू टू द हार्ट फेलियर हो जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ इंजाम वगैरह रिलीज़ हो जाते हैं, कुछ बायोमेकर्स होते हैं, ये रिलीज़ हो जाते थे, इसको हम अगर हार्ट फेलियर हुआ है तो बायोमेकर्स वगैरह जो होते हैं ये रिलीज़ हो जाते हैं। ये कुछ रेंज दी हुई कि 100 से लेस देन होना चाहिए ml और नो, अगर ये BNP का जो लेवल है ये 100 से कम है तो नो फेलियर वगैरह नहीं है। अगर ये BNP का जो लेवल है मगर का लेवल अगर 100 से 300 के दरमियान हो तो हार्ट फेलियर प्रेजेंट है। अगर 600 के दरमियान हो तो मॉडरेट, 300 से 600 तो 300 हो तो मॉडरेट माइल्ड है, अगर 600 हो तो मॉडरेट, अगर 900 BNP का लेवल है तो वो सीवियर में चला जाता है। चेस्ट एक्सरे, एंडोकार्डियम, हार्ट के, ये कुछ चीज़ें टेस्ट वगैरह ये आप लोगों ने करने हैं हार्ट फेलियर को आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा हार्ट फेलियर कैन बी एक्यूट एंड क्रोनिक, कैन
टारगेट एंड एग्जरबेट विद द, कहते हैं हार्ट फेलियर जो होते हैं क्रोनिक भी हो सकता है एंड एक्यूट भी हो सकता है, और ये इन चीज़ों से बढ़ भी सकते हैं। हाई साल्ट इंटेक की वजह से बढ़ सकता है, इन्फेक्शन की वजह से, अनकंट्रोलेबल आर्टियल फिब्रिलेशन की वजह से और फेलियर की वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ सकती है। नर्सिंग इंटरवेंशन है हार्ट फेलियर का, ये कुछ असेसमेंट वगैरह करनी है, रोल ऑफ असेसमेंट मॉनिटरिंग एंड इंटरवेंशन एंड एजुकेशन, ये तीन चीज़ करनी, असेस करनी है कि भाई असेसमेंट पेशेंट फॉर द वेस्टिंग एंड सिम्टम, साइड फेलियर एंड पेरिफेरल स्वेलिंग वगैरह देखनी है, लेफ्ट साइड फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, रिस्पायरेटरी स्टेटस देखना है, विच हार्ट रेट देखना है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, मॉनिटरिंग करना है, फ्लूइड स्टेटस देखने है, कार्डिक डाइट मतलब लो इन साल्ट वगैरह, इस चीज़ों को देखनी कि उसको ज़्यादा साल्ट वगैरह ना दिया जाए, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। एजुकेशन करना है पेशेंट को भाई अर्ली साइन सिम्टम हार्ट फेलियर और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, वेट गेन और तिपनिया, हमने बताया कि लाइट अब जब इंसान लेटा होता है तो उसको सांस लेने में मसला होता है तो और तिपनिया कहलाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपने उसको एजुकेट पर बता रहे हैं कि भाई आपने लेटना इस तरह है, थोड़ा सा टेक लगा के लेटना है, और इस तरीके से सारे आपने उसको समझाने हैं, एजुकेशन है। और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन है, एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, और आरबीएस एंजियोटेंशन टू रिसेप्टर ब्लॉकर, ड्यूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, ये सारी चीज़ें हमने देनी है। अच्छा, यहाँ तक हमने कवर कर दिया। इंशाल्लाह आगे बाद एक लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो की उसमें ये टॉपिक कवर हो जाएगा, काफ़ी लेंदी टॉपिक था, और इंशाल्लाह ये लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह।